डियर स्टूडेंट, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का ऑप्टिमल सॉल्यूशन कैलकुलेट करते हैं यूजिंग स्टेपिंग स्टोन मेथड। क्वेश्चन गिवन है, फाइंड द इनिशियल बेसिक फीजिबल सॉल्यूशन ऑफ द गिवन ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम एंड ऑप्टिमाइज द रिजल्ट। अब देखिए, हमारे पास 4 सोर्सेज गिवन हैं, 1, 2, 3 एंड 4, और तीन हमारे पास सोर्सेज गिवन हैं ABC, और 4 डेस्टिनेशन गिवन है 1, 2, 3 एंड 4। सप्लाई और डिमांड हमें गिवन है। अगर आप सप्लाई को ऐड कर दें और अगर आप डिमांड को ऐड कर दें, इन दोनों से आपके पास जो रिज़ल्ट आता है 44 आपको यहाँ से भी मिलता है और 44 आपको यहाँ से भी मिलता है। दैट मीन्स दिस इज़ अ बैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। अब हमने इसका इनिशियल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन निकालना है यूजिंग वॉगल्स अप्रॉक्सीमेशन मेथड। तो अब देखें, यही मेरे पास मैंने टेबल की यही वैल्यूज़ इधर दोबारा लिखी हैं। अब मैंने इनकी पेनल्टी कैलकुलेट करनी है। अगर मैं रो कॉलम वाइज पेनल्टी कैलकुलेट करता हूँ तो लोएस्ट 2 नंबर्स जो मेरे पास हैं वो 19 और 5 हैं। ठीक है, 19 और 5। तो इनकी पेनल्टी मेरे पास क्या बनेगी? सॉरी, ये तो डिमांड है, ये वैल्यूज़ हैं 19, 70 एंड 40। इसमें से जो लोएस्ट 2 नंबर्स हैं वो 19 है और 40 है। इनके दरमियान डिफरेंस कितना है? 21 का। नेक्स्ट कॉलम में आप देखें 30 और 8। तो 2 जो नंबर हैं वो 30 और 8, इन दोनों का डिफरेंस आपके पास है 22। नेक्स्ट कॉलम का डिफरेंस 40 और 50, तो ये डिफरेंस आपके पास 10। इधर आपके पास 10 और 20 है, तो ये डिफरेंस आपके पास 10 आएगा। अब रो वाइज देखें, यहाँ आपके पास 19 है और 10 है, तो इसका डिफरेंस आपके पास 9 आएगा। यहाँ आपके पास 30 और 40 है, द डिफरेंस इज़ 10। यहाँ आपके पास 8 और 20 है, द डिफरेंस इज़ 12। तो इसमें से मैक्सिमम पेनल्टी जो है वो आपके पास है 22। दैट मीन्स आपने इस कॉलम से एलोकेशन को स्टार्ट करना है। तो इस कॉलम में कहाँ से स्टार्ट करना है? जहाँ सबसे मिनिमम वैल्यू है, दैट इज़ 8। यहाँ आपने एलोकेशन करनी है। डिमांड कितनी है? 8 की, और सप्लाई कितनी है? 18। तो आप इसको 8 एलोकेट कर सकते हैं। जब आपने इसको 8 एलोकेट किया तो ये आपके पास 0 हो जाएगा, और ये 18 अब आपके पास 10 रह जाएगा। ये 0 हो गया, दैट मीन्स इधर एलोकेशन नहीं होगी और इधर अब एलोकेशन मज़ीद नहीं होगी। अब आपने दोबारा पेनल्टी कैलकुलेट करना है, तो 19 और 40 के डिफरेंस 21 है। ये कॉलम ख़त्म हो चुका है। यहाँ आपके पास 40 और 50 है, द डिफरेंस इज़ 10। इस कॉलम का डिफरेंस आपके पास 10 और 20 का डिफरेंस इज़ 10। यहाँ अब आपके पास डिफरेंस जो है वो 10 और 19 का डिफरेंस स्टिल 9। यहाँ आपके पास डिफरेंस अब 40 और 60 का होगा। 30 ख़त्म हो गया, तो स्मॉलेस्ट 2 नंबर्स आपके पास ये हैं। तो 40 और 60 का डिफरेंस आपके पास 20 है। यहाँ अब आपके पास डिफरेंस 20 और 40 का होगा। 20 और 40 का डिफरेंस भी आपके पास 20 है। तो इन पेनल्टीज़ में देखिए, मैक्सिमम पेनल्टी 21 है। तो इस कॉलम से आपने एलोकेशन स्टार्ट करनी है और इस सेल में आपने एलोकेशन करनी है, क्योंकि इसकी वैल्यू सबसे कम है। डिमांड आपके पास 5 है, सप्लाई आपके पास 7 है, तो आप 5 इधर एलोकेट करेंगी और ये 5 0 हो जाएगा। ये 7 जो है 2 रह गया। ये 0 हो गया, तो अब इधर एलोकेशन नहीं होगी और इधर एलोकेशन नहीं होगी। अब आपने दोबारा पेनल्टी कैलकुलेट करना है। ये 0 हो गया, तो इसकी पेनल्टी भी ख़त्म, ये ऑलरेडी ख़त्म हो चुका है। यहाँ 10 और 50 का डिफरेंस इज़ 10। यहाँ 20 और 10 का डिफरेंस 10 है। यहाँ आप देखिए 50 और 10 का डिफरेंस, तो ये अब आपके पास 40 है। यहाँ 40 और 60 का डिफरेंस 20 है, और यहाँ 70 और 20, तो ये आपके पास आता है 50।
तो मैक्सिमम इज़ 50। तो यहाँ इस रो से अब आपने एलोकेशन को स्टार्ट करना है। कहाँ पे? 70 और 20 में मिनिमम 20 है, तो यहाँ एलोकेशन करनी है। सप्लाई 10, डिमांड 14, तो आप 10 एलोकेट करेंगे इसको, और ये 10 जो है ज़ीरो हो जाएगा, और ये 14 की जगह अब 4 रह गया। ये ज़ीरो हो गया, तो अब इस रो के इस सेल में एलोकेशन नहीं होगी। अब आप दोबारा पेनल्टी कैलकुलेट करें। 10 और 50 का डिफरेंस वो 40 आता है। इसी तरह 60 और 40 का डिफरेंस 20 आता है। ये तो ऑलरेडी ख़त्म हो चुका। इधर आ जाएं, 60 और 10 इसका डिफरेंस अब आपके पास आता है 50, और इधर 50 और 40 का डिफरेंस आपके पास है 10। ये तो ख़त्म हो गया है, ये भी ख़त्म हो गया। सो मैक्सिमम इज़ 50 के इस सेल में आपने एलोकेशन करना है। 2 सप्लाई है और डिमांड 4 की है, तो आपने 2 इधर एलोकेट करना है। ये 2 जो है ज़ीरो हो जाएगा, और ये 4 जो है 2 रह जाएगा। ये ज़ीरो हो गया, तो इधर एलोकेशन नहीं होनी। अब सिर्फ ये 2 सेल रह गए हैं, तो अब पेनल्टी कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। आपने स्ट्रेट अवे इस सेल में एलोकेशन करनी है जो दोनों में मैक्सिमम हो। तो सप्लाई 9 है, डिमांड आपके पास 2 है, तो आपने 2 इधर एलोकेट कर देना है। ये ज़ीरो हो जाएगा, और ये आपके पास 7 रह जाएगा। इस सेल में 7 डिमांड है और 7 ही सप्लाई है, तो आपने 7 इसको एलोकेट कर देना है। ये भी ज़ीरो हो जाएगा, और ये भी ज़ीरो हो जाएगा। तो आपके तमाम सेल्स जो हैं वो एलोकेट हो गए हैं, और देखें इधर हर जगह पे अब आपके पास जो है ज़ीरो ही बचा है। तो अब आपने अगर इसका इनिशियल फीजिबल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट अगर आपने मालूम करनी है, तो ये इनके साथ मल्टीप्लाई कर दें। 19 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 10 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 40 मल्टीप्लाई बाय 7 प्लस 60 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 8 मल्टीप्लाई बाय 8 और प्लस 20 मल्टीप्लाई बाय 10। जब आप इसको पूरा कैलकुलेट करेंगे, तो आपके पास इनिशियल फिजिबल सोल्यूशन जो आएगा वो आएगा 779। अब हमने देखना है कि ये जो सोल्यूशन हमारे पास इस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का आया है, क्या ये ऑप्टिमल सोल्यूशन है, या इसको हम मज़ीद ऑप्टिमाइज्ड कर सकते हैं यूजिंग स्टेपिंग स्टोन मेथड। ये जो मेरे पास सोल्यूशन आया है, इनिशियल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन, आप देखें ये जो एलोकेशंस यहाँ पर मैंने की है, सेम यही एलोकेशन अब मैंने यहाँ पे दोबारा लिख दिया है, और इसको मैं फ़र्दर अब सॉल्व करूँगा। देखें ये जो मैंने रेड कलर में लिखे हैं, यही वो एलोकेटेड सेल्स हैं। तो अब आपका सबसे पहला काम क्या होगा, आपने नंबर ऑफ़ एलोकेटेड सेल्स ये मालूम करना है। नंबर ऑफ़ एलोकेटेड सेल्स हमने वो चेक करना है कि क्या वो बराबर है m प्लस n माइनस 1 के। m क्या चीज़ है? m इज़ द नंबर ऑफ़ रोज़, n इज़ द नंबर ऑफ़ कॉलम्स माइनस 1। तो आप देखें 1 2 3 4 5 और 6 नंबर ऑफ़ एलोकेटेड सेल्स आपके पास हैं 6 इक्वल्स टू m। m इज़ नंबर ऑफ़ रोज़, तो 3 आपके पास रोज़ हैं। n इज़ नंबर ऑफ़ कॉलम, 1 2 3 4 4 आपके पास कॉलम्स हैं माइनस 1, दैट मीन्स 6 इक्वल्स टू 6। जब ये दोनों बराबर है, दैट मीन्स दिस इज़ अ नॉन डीजेनेरिक प्रॉब्लम। नॉन डीजेनेरिक प्रॉब्लम है। अब हमने इसको नॉन डीजेनेरिक प्रॉब्लम के तौर पर ही सॉल्व करना है। अब आपने सबसे पहले ही नॉन बेसिक सेल्स को उनकी वैल्यूज़ को कैलकुलेट करना है। देखिए हमारे पास नॉन बेसिक सेल ये है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम C1 2। तो एक नॉन बेसिक नॉन एलोकेटेड सेल मेरे पास जो है वो है C1 और 2। दूसरा आपके पास ये है C1 3। एक आपके पास ये है C21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम C21।
नेक्स्ट इज ये है C22 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, C22 ये इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। इसके अलावा ये है C31 और एक सेल आपके पास और है दैट इज़ C33। इनकी वैल्यूज़ हमने कैलकुलेट करनी है। देखें, अगर आप C12 से अगर आप स्टार्ट करते हैं तो यहाँ से आपने स्टार्ट लेना है इस सेल से, और ऐसे स्टार्ट लेना है कि आप यहाँ पे दोबारा साइकिल बना सकें। यहाँ आप स्टार्ट कर रहे हैं और वापस यहाँ पर एंड भी करें। देखें, अगर मैं यहाँ से लेट सपोज स्टार्ट करता हूँ और मैं यहाँ से मूव करता हूँ इस सेल में, ठीक है, यहाँ से मैं मूव कर सकता हूँ इस सेल में, यहाँ से मैं मूव कर सकता हूँ इस सेल में, और यहाँ से मैं वापस मूव कर सकता हूँ इस सेल में। तो ये मेरे पॉजिटिव वैल्यू होगी, ये मेरे नेगेटिव वैल्यू, ये पॉजिटिव वैल्यू और ये नेगेटिव वैल्यू। तो मैं C12 की वैल्यू को कैसे कैलकुलेट करूँगा? देखिए, मैंने यहाँ से स्टार्ट किया है तो ये प्लस साइन है, तो ये +30 वैल्यू होगी। C12 की पहली वैल्यू मेरे पास आएगी +30, नेक्स्ट वैल्यू माइनस है और 10 है तो नेक्स्ट वैल्यू -10, अगली वैल्यू फिर प्लस आएगी विच इज़ 20 और अगली वैल्यू माइनस आएगी विच इज़ 8। अगर आप इसको कैलकुलेट करो तो आपके पास आंसर आता है 32। ये आपने कैलकुलेट किया फर्स्ट नॉन एलोकेटेड सेल के लिए। अब इसी तरह अब हमने C13 इसके लिए कैलकुलेट करना है और देखना है कि हमने इसके लिए क्लोज्ड पाथ बनाना है और उसको भी यही पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू असाइन करनी है। तो अब देखिए, अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ और इधर मूव करता हूँ, यहाँ से इधर मूव करता हूँ इस साइड में और वापस उसी सेल में, तो ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, तो मेरे पास वैल्यूज़ जो आएगी C13 की वो आएगी +50, -10, +60, -40। जब आप इस तमाम की वैल्यू को कैलकुलेट करोगे आपके पास आंसर आएगा 60। सेम अब हमने इस सेल C21 के लिए कैलकुलेट करना है। यहाँ से अब हमने क्लोज्ड पाथ बनाना है। देखें, अगर मैंने यहाँ से अब क्लोज्ड पाथ बनाना है तो यहाँ से अगर मैं स्टार्ट करूँ, इस सेल में आ जाऊँ और इधर से मूव करते इस सेल में पहुँच जाऊँ, यहाँ से मूव करते हुए इस सेल में पहुँच जाऊँ, तो मैं वापस उसी सेल में आ सकता हूँ। तो ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, तो इनकी वैल्यूज़ अगर आप इधर लिखो C21 की, तो आपने यहाँ से स्टार्ट किया था तो +70, -19, +10, -60। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे आपके पास आंसर आएगा 1। अब हमने C22 दैट मीन्स इस सेल के लिए कैलकुलेट करना है। देखिए, अगर इस सेल के लिए मैंने कैलकुलेट करना है, यहाँ से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ तो ये पॉजिटिव वैल्यू, यहाँ से मूव करूँगा इस सेल में, ये नेगेटिव वैल्यू, इस सेल में मूव करूँगा तो ये पॉजिटिव वैल्यू, इधर से इस सेल में मूव करूँगा तो ये नेगेटिव वैल्यू और वापस इधर मूव करूँगा तो पॉजिटिव। तो मेरे पास क्लोज्ड पाथ बनता है। तो अगर आप ये वैल्यूज़ अपने पास इधर नोट कर लें, दैट इज़ +30, -60, +20, -8। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास रिज़ल्ट आएगा -18। अब हमने इसी तरह इस अनएलोकेटेड सेल का भी क्लोज्ड पाथ बनाना है और उसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अगर आप सेल 31 से स्टार्ट करते हैं, देखें, अगर आप यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो ये आपका पॉजिटिव वैल्यू, यहाँ से आप ऊपर इस सेल में आ जाएं, ये नेगेटिव वैल्यू, यहाँ से आप इस सेल में आ जाएं, ये आपके पास पॉजिटिव वैल्यू, यहाँ से आप वापस इधर इस सेल में आ जाएं, ये नेगेटिव वैल्यू और यहाँ से आप वापस इधर, तो आपका क्लोज्ड पाथ भी बन जाएगा। तो C31 की वैल्यू आपके पास क्या आएगी? वो आपके पास आएगी +40,
-19 + 10 - 20। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे आपके पास वैल्यू आएगी 11। सेम अब हमने इस आखिरी अनएलोकेटेड सेल की वैल्यू विच इज़ C33 उसको भी कैलकुलेट करना है। तो सेल 33 के लिए अगर आप देखें, मैं अगर यहाँ से स्टार्ट करता हूँ तो ये पॉजिटिव वैल्यू, यहाँ से इस सेल में आ जाए तो ये नेगेटिव वैल्यू, इस सेल में आ जाए तो ये पॉजिटिव वैल्यू, इस सेल में ये नेगेटिव वैल्यू, और यहाँ से वापस इस साइड पे। तो C33 की वैल्यू आपके पास क्या आएगी, वो आपके पास आएगी +70 -40 +60 -20। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 70। तमाम अनएलोकेटेड सेल्स की हमने वैल्यू कैलकुलेट कर दी है। अब आप देखें आपके पास ये वैल्यूज़ आई हैं 32, 61, -18, 11 और 70, जिसमें एक आपके पास नेगेटिव वैल्यू आ गई है। अगर ये तमाम पॉजिटिव होते तो यही हमारा ऑप्टिमल रिज़ल्ट होता, लेकिन यहाँ चूँकि अब आपके पास एक नेगेटिव नंबर मौजूद है तो ये ऑप्टिमल सोल्यूशन नहीं है, इसको हम ऑप्टिमाइज्ड कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे जो सबसे लोवेस्ट नेगेटिव नंबर होगा हमने उसको पिक करना है। हमारे पास सिर्फ एक ही नेगेटिव नंबर है -18, तो हमने सेल C22 को अब नया बेसिक सेल वो सेलेक्ट करना है। तो सेल C22 ये जो है हमारा न्यू बेसिक सेल होगा। जो भी मैक्सिमम नेगेटिव नंबर आएगा वो आपका न्यू बेसिक सेल होगा। तो यहाँ मैक्सिमम नेगेटिव नंबर हमारे पास C22 है, तो दैट मीन्स सेकंड रो सेकंड कॉलम ये C22 अब हमारा न्यू बेसिक सेल होगा। अब यहाँ से हमने एलोकेशन स्टार्ट करनी है, क्लोज्ड पाथ बनाना है, पॉजिटिव होगा। तो आप देखें यहाँ से आप यहाँ मूव कर सकते हो, ये नेगेटिव होगा, यहाँ से आप इधर मूव करोगे तो ये पॉजिटिव होगा, यहाँ से आप इधर वापस मूव करोगे तो ये आपके पास नेगेटिव आएगा, और यहाँ से आप वापस एंड करोगे तो आपके पास क्लोज्ड पाथ बन गया है। अब आपने क्या करना है, जो नेगेटिव साइड्स पर एलोकेटेड वैल्यू है उनमें से मिनिमम वैल्यू को सेलेक्ट करना है। इस 2 और 8 में से आपने 2 को सेलेक्ट किया क्योंकि ये मिनिमम है, तो ये 2 इससे भी माइनस होगा, इससे भी माइनस होगा, ये प्लस है तो इस 10 के साथ ऐड होगा, ये प्लस है तो इधर भी ऐड होगा। बाकी इस तमाम मैट्रिक्स में कोई चेंजेस नहीं आनी, वो अपनी जगह पर एज इट इज़ मौजूद होंगे। तो आप देखें ये मैट्रिक्स में ये 5 एलोकेटेड है 19 को, तो ये इधर भी एलोकेटेड होगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएगी। ठीक है, इसी तरह इस 10 को ये 2 एलोकेटेड है तो इस 10 पे ये 2 एलोकेटेड होगा, उसमें भी कोई चेंजेस नहीं आएगी। ये 40 के साथ ये 7 एलोकेटेड है, लेकिन ये चूँकि हमारा प्लस और माइनस में नहीं है तो ये 40 के साथ ये 7 भी अपनी जगह पर एज इट इज़ मौजूद रहेगा। अब हमने यहाँ से 2 को माइनस करना है तो यहाँ एलोकेशन ख़त्म हो जाएगी। इधर से भी 2 को माइनस करेंगे, 8 है तो ये 6 हो जाएगा, तो यहाँ पर मेरे पास एलोकेटेड वैल्यू 6 हो जाएगी। इसी तरह यहाँ प्लस का निशान है तो ये 2 मैंने इधर ऐड करना है, ये 10 है तो ये इधर मेरे पास 12 बन जाएगा। यहाँ पर भी प्लस का निशान है तो यही 2 मैंने इधर ऐड करना है, तो इस 30 के साथ ये 2 भी एलोकेटेड हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करना है कि आपके पास जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आएगी वो आपके पास क्या होगी। आप इसी तरह इस 19 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करें, ठीक है। आप इस 2 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करें, प्लस इसी तरह इस 2 को 30 के साथ मल्टीप्लाई करें, प्लस इस 7 को 40 के साथ मल्टीप्लाई करें, प्लस 8 × 6 प्लस 20 × 12। आप ये तमाम कैलकुलेशंस जब परफॉर्म कर लेंगे तो आपके पास जो रिज़ल्ट आएगा वो आपके पास आएगा 743।
अब इसको चेक करना है कि ये जो रिज़ल्ट आपके पास आया है 743, क्या ये ऑप्टिमल रिज़ल्ट है या हम इसको मज़ीद ऑप्टिमाइज्ड कर सकते हैं। तो इसका तरीका एग्जैक्टली वही है जो अब हमने यहीं पर किया। आपने वही सारे स्टेप्स इधर दोबारा फॉलो करने हैं। सबसे पहले आपने वही चेक करना है कि क्या वो अब भी नॉन डिजेनरिक है कि नहीं। तो आप देखिए नंबर ऑफ़ एलोकेटेड सेल 1 2 3 4 5 एंड 6। नंबर ऑफ़ एलोकेटेड सेल इज़ 6 और हमें पता है कि m+n-1 की भी वैल्यू 6 है। तो ये हमारे पास स्टिल नॉन डिजेनरिक प्रॉब्लम है। अब हमने ये जो नॉन बेसिक सेल्स हैं इनकी वैल्यूज़ कैलकुलेट करनी है। फर्स्ट नॉन बेसिक सेल आपके पास ये है, दैट इज़ फर्स्ट रो सेकंड कॉलम C12। जब आप C12 की वैल्यू को कैलकुलेट करोगे तो आपने दोबारा एग्जैक्टली उसी तरीके के साथ यहाँ पे क्लोज्ड पाथ बनाना है। ठीक है, तो क्लोज्ड पाथ हम यहाँ पे कैसे बना सकते हैं। देखें, अगर आप यहाँ से यहाँ मूव कर जाएं, इधर से आप इधर आखिरी सेल पे इधर मूव कर दें और वापस आप इधर मूव कर दें तो आपके पास एक क्लोज्ड पाथ बन जाएगा। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव और नेगेटिव, अगर आप इन वैल्यूज़ को इधर ऐड कर दोगे तो ये आपके पास बन जाएगा +30 -10 +20 -8। अगर आप इसको सॉल्व करोगे इसका आंसर आ जाएगा 32। सेम इस सेल के लिए आपने मालूम करना है, दैट इज़ C13। तो अब देखें यहाँ आपने क्लोज्ड पाथ बनाना है। तो यहाँ आप क्लोज्ड पाथ कैसे बना सकते हो। तो आप देखिए हमारे पास क्लोज्ड पाथ इस तरह का बनेगा, पहला प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस और माइनस। इनकी वैल्यूज़ को अगर आप कैलकुलेट कर दो C13 की तो ये आपके पास आएगा 50 -40 +30 -8 +20 -10। अगर आप इसको सॉल्व करोगे इसकी वैल्यू आपके पास आएगी 42। इसी तरह इसके बाद हमारे पास ये अनएलोकेटेड सेल है C21। C21 की वैल्यू को हमने कैलकुलेट करना है। तो इसको अगर आप देखें कि ये वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं इस सेल के लिए, सेल C21। तो अगर आप यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो ये पॉजिटिव, यहाँ से आप ऊपर इस सेल में आएंगे ये नेगेटिव हो जाएगा। यहाँ से आप वापस इस सेल में आ सकते हैं, ये पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ से आप इधर लास्ट सेल में तो ये नेगेटिव, इधर से इस सेल में ये आपके पास पॉजिटिव, इधर से आप ऊपर इस सेल में आएंगे तो ये नेगेटिव और इधर से आप वापस इधर आएंगे। तो जब आप इसकी वैल्यूज़ को कैलकुलेट करते हैं C21 की, ये आपके पास आ जाएगा +70 -19 +10 -20 +8 -30। इससे वैल्यू आएगी आपके पास 19। सेम इसी तरीके के साथ जब ये कैलकुलेट कर दिया, अब हमने ये कैलकुलेट करना है C24। देखें आपने यहाँ से स्टार्ट किया तो ये पॉजिटिव, यहाँ से आप नीचे इधर आ गए तो ये नेगेटिव, इधर से आप इधर आ गए तो ये पॉजिटिव, इधर से इधर तो ये नेगेटिव और यहाँ से आप वापस इस तरफ आएंगे। तो सेल 24 की वैल्यू आपके पास क्या आएगी, +60 -20 +8 -30। इसकी वैल्यू आपके पास आएगी 18। सेम ये भी हो गया। अब आपने इन दो के लिए करना है, इस सेल के लिए करना है सेल 31। इसके लिए हमने कैलकुलेट करना है। देखें आपने इस सेल के लिए कैलकुलेट करना है तो यहाँ पॉजिटिव वैल्यू, यहाँ से आप इस तरफ आएंगे तो ये नेगेटिव वैल्यू हो जाएगी। यहाँ से आप इधर आओगे तो ये 10 पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ से आप इस तरफ आओगे तो ये नेगेटिव और यहाँ से आप वापस। तो आप देखें आपके पास एक क्लोज्ड पाथ बन गया। तो सेल 31 इसकी वैल्यू आपके पास आएगी +40 -20 +10
-19। आप इसको सॉल्व करोगे आपके पास वैल्यू आएगी 11। अब ये आखिरी सेल है, इसके लिए आपने कैलकुलेट करना है। तो देखें, अगर आप यहाँ से लेट सपोज स्टार्ट करते हैं तो ये पॉजिटिव, इधर से आप इधर मूव करोगे तो ये नेगेटिव, इधर से आप इधर मूव करोगे तो ये पॉजिटिव, यहाँ से आप इधर मूव करोगे तो ये नेगेटिव, और आप यहाँ से वापस मूव करोगे तो ये क्या आएगा, सेल C33। ये आपके पास आएगा +70 -40 +30 और -8। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 52। तमाम अनएलोकेटेड सेल्स के आपने वैल्यूज़ कैलकुलेट की हैं। तो आप देखें आपके पास ये जो वैल्यूज़ आ रही हैं, ये आपके पास 11, 70, 32, 42, 19, 18, 11 और 52, और ये तमाम आपके पास पॉजिटिव वैल्यूज़ आ रही हैं। इसमें कोई भी आपके पास देखें, यहाँ से आप स्टार्ट करें, आपके पास कोई भी नेगेटिव नंबर नहीं है। दैट मीन्स ये जो आपने एलोकेशन की है, जिसकी आपने वैल्यू कैलकुलेट की है 743, ये आपके पास ऑप्टिमल सॉल्यूशन है फॉर दिस गिवन ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, जिसको वॉगल्स मेथड से हमने इनिशियली सॉल्व किया और हमारे पास आंसर आया था 779। उसको हमने स्टेपिंग स्टोन मेथड से ऑप्टिमाइज़ किया और हमने रिज़ल्ट अचीव किया 743। आई होप इससे आपको स्टेपिंग स्टोन मेथड की समझ आ गई होगी। थैंक यू।